हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के शॉर्ट कॉन्सेप्ट में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एकदम बेसिक चीजों में, बेसिक बातों में आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो मेथड इन बायोलॉजी में एनएमआर को टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एकदम बेसिक से टर्मिनोलॉजी के अंदर किस वर्ड्स के अंदर हम एनएमआर को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात सर, एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है। एनएमआर की बात करें तो एनएमआर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हमारा एनएमआर का फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं सर, फुल फॉर्म से पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो देखो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है कि जिस भी मॉलिक्यूल को एनएमआर के अंदर किस वेव का यूज किया जाता है सर, यहां पर यूज किया जाता है रेडियो वेव का। ठीक है, रेडियो वेव का यूज किया जाता है किसके लिए, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और यहां पर किस मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है सर, बायोमॉलिक्यूल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन करना होता है हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और याद रखो इसमें यूज की जाती है रेडियो वेव को। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अंदर इनके प्रिंसिपल पे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सबसे पहले बात तो मैं एनएमआर के ऊपर कुछ आपको सबसे पहले लिखा देता हूं, या तो फिर हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात सर, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या है सर, मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर होता है न्यूक्लियस, आपको तो पता ही है न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। याद रखो ये प्रोटॉन्स, मान लो ये सर ये एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। ये दोनों चीज काय में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि एनएमआर किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, ये बात तो आपको पता ही है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। ये दोनों अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं और जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो सर मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर आ गई है, तो अगर कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी एक्सिस पर अगर रोटेशन कर रहे हैं, मतलब स्पिन कर रहे हैं, तो ये अपने पास में ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्या करता है, एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि ये जो यहाँ पर प्रोटॉन है ये स्पिन तो कर रहा है, बट ये एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट। और ये मैग्नेटिक एनवायरनमेंट जो है लेस एनर्जी का है। ठीक है, लेस एनर्जी का है। क्यों लेस एनर्जी का है, क्योंकि ये प्रोटॉन के थ्रू, स्पिन के थ्रू जनरेट हो रहा है ना। अब अगर कभी हम इसको हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, तो हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाने पर ये क्या हो जाते हैं सर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पैरेलल हो जाते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पैरेलल। ठीक है, और ये पैरेलल होने के बाद में जब अगर हम बात करें तो एनएमआर जो होती है, सीधी सिंपल सी बात है, एनएमआर डिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर स्पिन होता है और ये स्पिन एक प्रकार का रिजोनेंस जनरेट करता है और इस रिजोनेंस के थ्रू हम उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं। बट याद रखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑड होना चाहिए। अगर हम
इवन नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करें कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स एनएमआर इनएक्टिव होगा। अगर हम एनएमआर से किसी मॉलिक्यूल्स को या बायोमॉलिक्यूल्स को चेक करना चाहते हैं तो उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अमाउंट और नंबर में होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अमाउंट कैसा होना चाहिए, ओड नंबर में होना चाहिए। और ये दोनों एक स्पिन जनरेट करते हैं और इस स्पिन के बीच में एक रेजोनेंस जनरेट होता है। कैसे होता है इसके ऊपर भी हम इनके डायरेक्टली किस तरीके से इसका प्रिंसिपल काम करता है, अभी तो मैंने ओनली इंट्रोडक्शन बताया है आपका कि एक रेजोनेंस जनरेट होता है और इस रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। ठीक है, और इसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी के थ्रू हम स्टैंडर्ड ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां मैंने बताया है न्यूक्लियर एनएमआर क्या है। एनएमआर की बात करें तो एनएमआर क्या है, एनएमआर बेस्ड ऑन रेजोनेंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में मैंने क्या बात करी, प्रोटॉन and neutron when placed in magnetic field and expressed with radio wave, nucleus of atom must behave as magnetic for NMR study। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये एक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको डायरेक्टली डायग्रामेटिकली बताता हूं। तो ये है सर मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल। और सामान लो, ये है हमारे पास में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ये है सर न्यूक्लियॉन्स है, और इस न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये मान लो सर ब्लू कलर के जो है प्रोटॉन्स है, और ये अपनी एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ये अपनी एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी बना देता हूं मैं, ये बन गए हमारे न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, न्यूट्रॉन्स, और ये भी अपनी एक्सिस पर रोटेशन कर रहे हैं। बट अगर आपने ये कहा है सर कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो अमाउंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस में ओड नंबर में होना चाहिए। अगर आपको यहां पर क्या दिख रहा है सर, इवन नंबर में दिख रहा है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है सेम अमाउंट में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इफ द प्रोटॉन, इफ even number of proton and neutrons both overall spin of the nucleus is 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, एनएमआर इनएक्टिव एटम। ठीक है, ये क्या हुआ फिर, एनएमआर इनएक्टिव एटम। तो सीधी सी बात है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एनएमआर का फुल फॉर्म ही हमने लिखा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनके बीच में जो जनरेट होता है रेजोनेंस, इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए। और ये जो रेडियो वेव मैंने लिखा ही है, इस रेडियो वेव का क्या मतलब है, तो अभी बेसिक चीज ये समझ लो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगर अमाउंट सेम हो, इवन नंबर में हो, तो उनके अंदर एनएमआर जो होता है, एनएमआर की वैल्यू 0 होती है। मतलब उनके अंदर टोटल ओवरऑल स्पिन जो है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद ये ओवरऑल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पेरेलियल हो जाते हैं। ये पेरेलियल हो चुके हैं, ये इनका स्पिन है, ये कैसा है सर, पेरेलियल हो चुके हैं। और इनका पेरेलियल नेचर जो है एक दूसरे के स्पिन को कैंसल कर देता है।
तो इनके अंदर रिजोनेंस ही जनरेट नहीं होगा, और अगर इनके अंदर रिजोनेंस जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, ये क्या हो गए, पेरेलियल हो गए, ये पेरेलियल हो गए, तो ये एक दूसरे के स्पिन को क्या कर देंगे सर, स्पिन को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर चुके हैं तो इनके अंदर कोई रिजोनेंस ही जनरेट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर ओड नंबर के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, तो उसके अंदर किस तरीके से यहां पर जनरेट होगा। तो ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये ओड नंबर में प्रोटॉन्स है, ठीक है, ओड नंबर में प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी इसके अंदर ओड है, ठीक है। मान लो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स 2 ही है और प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर ओड नंबर में है तो ये एनएमआर एक्टिव होगा। odd number of proton and neutrons, then these molecule are NMR active। ठीक है, इतनी बात अभी समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, पूरी डीप प्रोसेस में बताऊंगा आपको। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बतानी है कि देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये मान लो कोई मॉलिक्यूल वापस से, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के अंदर मान लो कोई न्यूक्लियन है, और इस न्यूक्लियन के अंदर क्या है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अपनी एक्सिस पर मूवमेंट करते हैं, ये मैंने बताया आपको, ये एक्सिस पर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब ये जो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहे हैं, ये स्पिन क्या करता है, स्पिन जनरेट, या फिर मैं बोल रहा हूं स्पिन बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्पिन के कारण इसका चारों ओर का एनवायरनमेंट ऐसा बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। तो ये इसका वाला क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अपर साइड पर है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। अब क्या होता है एनएमआर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से रिजोनेंस जनरेट होता है, उस चीज पर बात कर रहा हूं मैं। तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं मैग्नेटिक हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। ये कैसा है, हायर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हायर मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ से साउथ तक के क्या होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं जैसे ही लेके जाता हूं हायर मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करता है सर, ये उस हायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता है। मतलब इन्होंने क्या किया, यहां से यहां तक के पूरा चेंज कर लिया, और इस चेंज को क्या बोलते हैं हम, अल्फा स्पिन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा स्पिन। और ये अल्फा स्पिन कैसे जनरेट हुआ, हायर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हुआ। याद रखना, किसके कारण जनरेट हुआ, हायर मैग्नेटिक फील्ड के कारण अल्फा स्पिन जनरेट हुआ। और इसी अल्फा स्पिन के कारण क्या हुआ, हमारा जो मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक फील्ड था अपर डायरेक्शन में, उसने डायरेक्टली चेंज कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, जो हायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, वहां चेंज कर लिया। तो उस तरीके के स्पिन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा स्पिन। बट ध्यान रखो, कुछ मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतने हायर एनर्जी वाले होते हैं कि उनके पास, और देखो ये अल्फा स्पिन जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्लस हाफ टाइप का स्पिन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस हाफ स्पिन। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, और इनको अगर हायर एनर्जी हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा भी जाए तो ये अपने स्पिन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स को हमने यहां पर लेके गए, इसने क्या किया, अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, किसका वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन का, ठीक है। और ये ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड है सर हायर मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट का, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्पिन को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैसा है सर, हायर एनर्जी वाला है, हायर एनर्जी प्रोटॉन,
ठीक है, कैसा है, हायर एनर्जी प्रोटॉन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद भी अपने स्पिन को चेंज नहीं करता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करता है, तो इस टाइप के स्पिन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पिन को हम बीटा स्पिन बोलते हैं। और ये बीटा स्पिन कैसा होता है, ये होता है सर माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ स्पिन। इतनी बातें ध्यान में आ गई। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, ये यहां मैंने लिख दिया एग्जाम्पल CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो देखो NMR बेस्ड होती है हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि हर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट, प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको पता ही है, अदर एटम्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि हाइड्रोजन के ऊपर होती है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन बेस्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, सर आपने इस हाइड्रोजन की बात कर ली, इसके बाद जो कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन के कारण इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो मान लो सर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बना लो, और इस प्रोटॉन मतलब इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, और इसके पास प्रेजेंट कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन के कारण सर इसका तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, बट इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो गई है। किसके कारण इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इसके पास प्रेजेंट कार्बन के कारण हुई है। तो अब अगर ऐसे मॉलिक्यूलर प्रोटॉन को अगर हम इस हायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो क्या होना चाहिए, तो इनके अंदर बीटा स्पिन होना चाहिए, मतलब ये अपने स्पिन को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एस। तो मैं आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप टेंशन मत लो कि आपको क्या समझ नहीं आएगा। तो देखो ये क्या करते हैं, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज थोड़ा सा करते हैं, एकदम हल्का सा, इनके ऊपर हल्का सा इफेक्ट होता है और बाकी इफेक्ट इनका कैंसिल कर दिया जाता है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इस टाइप के स्पिन को हम क्या बोलते हैं, बीटा स्पिन, मतलब -1/2 स्पिन, ठीक है, ये याद रखना। अब ये बात तो हो गई सर हाइड्रोजन की, जो आपने पीछे यहां पर बना दिया, और ये वाला डायग्राम हो गया कार्बन का, जो कि आपने ये बना दिया कि इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो जाएगी। अब अगर मान लो सर ये ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर जो कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनको अपनी ओर खींच लेगा और इनके न्यूक्लियस को नेगेट कर देगा। तो इस टाइप का जो स्पिन होगा वो किस तरीके से होगा, तो वो अल्फा स्पिन होना चाहिए। देखो कुल मिला के हमने इस ऑक्सीजन के कारण ये जो था चेंज ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन्होंने अपना क्या कर लिया, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके आउटर शील्डेड था वो पूरा खो दिया। अब खोने के ऊपर ये क्या करेगा, जैसे ही इनको हायर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने स्पिन को चेंज कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्पिन। सर ये अल्फा स्पिन, बीटा स्पिन, इसका जरूरत क्या है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, अब इसको हमें जो इसकी पहली वाली स्पिन कंडीशन थी, जो इसकी पहली वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये हमारे पास पहली वाली थी, इसको उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए बाहर से हमें अब रेडियो वेव देनी पड़ेगी। और जो रेडियो वेव है इसको ओवरऑल इसके पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको चेंज करने के लिए जितनी हम यहाँ पर रेडियो वेव दे रहे हैं, और ये रेडियो वेव के कारण जो बीटा स्पिन से सॉरी अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चेंज हो रहा है, देखो ये बीटा स्पिन सॉरी ये अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चेंज हो रहा है, मतलब जो बीटा स्पिन है इसका वाला पहले का स्पिन था, पहला इसका वाला जो मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में था, तो हमें वापस से इसको उसकी अपर डायरेक्शन में करना है, मतलब इसको जो ओवरऑल हायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो चेंजेस आया था उस चेंजेस को कैंसल आउट करने के लिए हमें आउटर
डायरेक्शन से रेडियो वेव देनी पड़ेगी, और ये रेडियो वेव के कारण बीटा अल्फा से बीटा में चेंज होता है, तो इसके अंदर जो एक रिजोनेंस जनरेट होता है, और इस रिजोनेंस के कारण एक एनर्जी गैप जनरेट होता है, और ये एनर्जी गैप को स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू, देखो एनर्जी गैप के कारण एक ग्राफ जनरेट होता है, और ये ग्राफ को हम मेजर करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनको कोरिलेट करते हैं किसके थ्रू सर, यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू, और इसके बाद हम उस बायोमोलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्या आपको समझ में आया रिजोनेंस कैसे जनरेट होता है? तो हमने एक मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, बट मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये भी एज अ स्पिन जनरेट करते हैं, और स्पिन के कारण अपने इन्वायरमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और यही मैग्नेटिक फील्ड को जब हायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके डायरेक्शन में कुछ चेंज होता है। अब उस चेंज को वापस से उसी डायरेक्शन में ले जाना जिस डायरेक्शन में पहले उस मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, उसके अंदर ले जाने में जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी के कारण एक रिजोनेंस जनरेट होता है। उस रिजोनेंस को कैलकुलेट करके ग्राफ बनाया जाता है, और उस ग्राफ के बेस पर स्टैंडर्ड वैल्यू से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, और यहां पर उस बायोमोलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो क्या सारी बातें सबको समझ आई? क्या किसी को कोई डाउट है? तो यहां पर अब आ जाते हैं सर हम इनके ग्राफ के ऊपर। तो इनका ग्राफ कैसा है वो देख लो। तो इनके अंदर एनर्जी चेंज का गैप कैसे होता है, तो देखो यहां पर एनर्जी, और ये मैं बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरीके का गैप जनरेट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप किसके थ्रू होता है, यहाँ पर माइनस हाफ से प्लस हाफ के थ्रू होता है, और ये माइनस हाफ से प्लस हाफ मतलब अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चेंज होना। बीटा स्पिन क्या है, प्रोटॉन का स्पिन है, प्रोटॉन स्पिन एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसको वापस से उसमें चेंज करने के लिए आउटर साइड से जितनी रेडिएशन रेडियो वेव देनी पड़ रही है, इस रेडियो वेव के कारण यहां पर रिजोनेंस, जो कि इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अभी एनर्जी गैप क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू, क्या होता है एनर्जी गैप, डेल ई होता है, ठीक है। ये एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने के बाद डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू क्या है सर, फ्रीक्वेंसी, एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप के कारण अब ग्राफ बनता है। ग्राफ देखो कैसे बनता है, तो देखो यहां पर ये ग्राफ बन गया, और इस ग्राफ के थ्रू जो शील्डेड है, सबसे पहली बात तो इसको अगर मैं बात करूं, ये जो शील्डेड है, इस शील्डेड को कम एनर्जी लगेगी, लेस रेडियो वेव। क्यों लेस रेडियो वेव लगेंगी, क्योंकि सर इसको मात्र इतना ही पाथ क्लियर करना है, मतलब इसको यहां से यहां तक ही जाना है, तो उसको लेस रेडियो एक्टिव एनर्जी मिलेंगी। तो जिसको लेस रेडियो एक्टिव एनर्जी की जरूरत होती है, उसका ग्राफ उतना पास बनता है। तो अगर हमें सर एज अ रिफरेंस मॉलिक्यूल की जरूरत पड़े, रिफरेंस मॉलिक्यूल के लिए यहां पर यूज किया जाता है टीएमएस। टीएमएस का फुल फॉर्म होता है टेट्रा मिथाइल सियालिन। अब टेट्रा मिथाइल सियालिन को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल क्यों यूज किया जा रहा है, उसका कारण देख लो। तो यहां पर ये टेट्रा मिथाइल सियालिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो देखो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन के ऊपर इस कार्बन के कारण शील्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होगी, तो इनके अंदर रिजोनेंस एकदम जीरो टाइप का जनरेट होता है। तो यहां पर इनका ग्राफ सबसे पहला बनेगा, तो इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम आगे के ग्राफ को मेजर करेंगे। तो मान लो अगर सर यहां पर जो कार्बन के थ्रू एक ग्राफ जनरेट हुआ है, ये ग्राफ यहां पर कौन सा होगा, शील्डेड प्रोटॉन
तो शील्डेड प्रोटॉन मतलब लेस एनर्जी वाला प्रोटॉन्स यहां पर सबसे पहला ग्राफ बनेगा, और जो बाद में ग्राफ बनेंगे इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे सर, इधर की साइड वाले ग्राफ को हम बोलेंगे डाउनफील्ड, और इधर की वाले को हम बोलते हैं अपफील्ड। ठीक है, ये कौन सा है सर, लो रिजोनेंस, और इधर आएगा हाई रिजोनेंस। मतलब जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा था, जिस बायोमोलिक्यूल को हमें यहां पर चेक करना था, इस बायोमोलिक्यूल के हिसाब से यहां पर इस कार्बन के लिए पिक सबसे पहली बननी चाहिए शील्डेड के लिए। और अगर हम बात कर ले सर ये वाले कार्बन की जिसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं, तो ये नेकेड हो गया है, तो इसकी शील्ड यहां पर बन जाएंगी अनशील्डेड प्रोटॉन। तो ये अनशील्डेड प्रोटॉन का ग्राफ इधर बनेगा। तो इस तरीके से हम जहां पर ग्राफ बनता है उसके एक स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से हम इस बायोमोलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो रिजोनेंस कैसे जनरेट होता है, रिजोनेंस जनरेट होता है उसको स्पिन करने के लिए, आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने के लिए, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो पहले से प्रेजेंट था, समझ रहे हो आप। तो रेडियो वेव की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के प्रोटॉन में एक स्पिन जनरेट करते हैं जो कि ऐसा रिजोनेंस जनरेट करता है, और इस रिजोनेंस के थ्रू यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट होता है, और इस ग्राफ प्लॉट जो है उस ग्राफ को स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू यहाँ पर मेजर करके हम उस बायोमोलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होप सो आपको हेल्पफुल होगी, और बहुत इजी वे में आपको मैंने समझाई है, तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।